हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि पता है कि आज हम लेक्चर नंबर 8 देखने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे सेल बायोलॉजी के सेकंड पार्ट को। ये जो डायग्राम दिख रहा होगा इसको मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन और जो मॉडल होते हैं सेल मेम्ब्रेन के उनको। एनसीईआरटी पर जितनी लाइनें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार मैं पढ़ाता हूँ, फिर इसके बाद नोट्स वगैरह बनाने के बाद हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, देन हम डीपीपी कर लेंगे और ऐसे ही हम हर एक लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं क्या बताने वाला हूं कि सेल मेम्ब्रेन के रोल पढ़ने वाले हैं हम लोग और मॉडल पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बार मैं रिवीजन करवाऊंगा, मैंने पहले ही बता रखा है इसका पार्ट 1 में। इस पूरे अगर पूरे वीडियो का आप डिटेल चाहते हैं तो पार्ट 1 में जाएं। अभी मैं केवल शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूं किसका, स्ट्रक्चर का। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो ये बाई लेयर से बना होता है। आपको दिख रहा होगा ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हेड है और जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है टेल है। अगर आप देखेंगे तो हेड ऊपर और नीचे हैं, बीच में किसको सेट किया गया है? बीच में टेल वाले पार्ट को सेट किया गया है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। तो इसीलिए हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन की बाई लेयर होती है। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर चैनल और पंप भी पाए जाते हैं। ये रहा आपका चैनल और ये रहा आपका क्या, पंप। तो चैनल और पंप भी साथ ही साथ में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, मेरी बात ध्यान से समझो, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो तरीके की प्रोटीन दिख रही होंगी, एक जो ऊपर दिख रही है और एक जो बीच में फंसी हुई है। तो जो ऊपर दिख रही है इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन और जो बीच में फंसी हुई है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर आ गई। तो इतनी सारी चीजें कहां पर होती हैं? इतनी सारी चीजें होती हैं सेल मेम्ब्रेन में। अगर आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं तो पार्ट 1 में जाएं, वहां पर मैंने लगभग 30 मिनट का वीडियो बनाया है। सब चीजें पढ़ाई है, साथ ही साथ में मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा दी है। आज मैं रोल पढ़ाने वाला हूँ, मॉडल पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी हम एनसीईआरटी आज ही पढ़ लेंगे और डीपीपी के फॉर्म में क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का मेन रोल क्या होता होगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर हम एक सेल बना दे, देखो ये एक मैंने क्या बना दी, ये एक मैंने सेल बना दी। ये क्या है? ये सेल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। ये सेल का क्या है? ये सेल का साइटोप्लाज्म है। इसको मैं क्या लिखता हूं? साइटोप्लाज्म। ये सेल का बच्चा क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन सेल कहां पर है? तो ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये क्या दिख रही है बच्चा? ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चा? इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन में। क्या काम है बच्चे इसका? इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन में। अब अगर हम बात करते हैं कि सर मेन काम तो इसका ट्रांसपोर्टेशन में है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कैसे करती होगी, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अगर कोई तुमसे पूछे, अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया सेल मेम्ब्रेन का मेन काम तुम बता दो, क्या तुम्हें आता है क्या कि सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता होगा, या मैं कह सकता हूं इसका मेन रोल क्या होता होगा? तो हम लाइनें लिखते हैं। हमने लाइन में लिखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का। क्या है बच्चा? ट्रांसपोर्टेशन का। क्या ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर आती है। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, अभी हमने देखा कि अगर मैं एक सेल बना दूं और इस सेल के इस पार कोई चीज जा रही होगी, बहुत सारी चीजें जा सकती हैं, या इससे बाहर भी जा सकती हैं। मतलब ये अंदर की चीजें बाहर भी कर सकता है और बाहर की चीजें अंदर भी कर सकता है। ये इसका आउटर पार्ट हो गया और ये इसका इनर पार्ट हो गया। ये इसका इनर पार्ट हो गया। तो ये इनर से आउटर और आउटर से इनर दोनों करने में क्या है? सक्षम है। दोनों करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कि सर ये कितने टाइप से ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, इसके टाइप होते हैं क्या ट्रांसपोर्टेशन के? हाँ, एनसीईआरटी लिखती है कि 2 प्रकार के मेनली ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे को हम बोलते हैं स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? पहले वाले को हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे वाले को हम बोलते हैं स्पेसिफिक या स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि बल्क ट्रांसपोर्टेशन क्या होता होगा या बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है या स्पेशल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सर इसको 2 पार्ट में ही क्यों डिवाइड किया गया? तो एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, देखना समझने की बात को। अगर हम एक सेल मेम्ब्रेन बना दें, देखो
सेल मेम्ब्रेन क्या एक पूरी की पूरी मैं सेल बना दूं, ये मैंने क्या बना दी बच्चा, ये मैंने पूरी की पूरी सेल बना दी, क्या बना दी, सेल बना दी। अब अगर इस सेल में फूड वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फूड वगैरह का हो रहा है, मैं कह रहा हूं अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो ये किस फॉर्म में होगा, ये बल्क के फॉर्म में होगा, ये टाइप नंबर फर्स्ट हो गया, टाइप नंबर फर्स्ट हो गया। लेकिन सपोज दैट अगर गैस का हो रहा है, किसका हो रहा है, जैसे गैस का हो रहा है, मैं कह दूं जैसे ग्लूकोज का हो रहा है, किसका हो रहा है बच्चा, जैसे ग्लूकोज का हो रहा है, या ईटीसी, इस तरह की चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाता है, मतलब स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चा, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझना, हम पढ़ने वाले हैं बल्क ट्रांसपोर्ट को, किसको पढ़ने वाले हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट को पढ़ने वाले हैं। मैं पहले स्ट्रक्चर से आपको समझा देता हूं, एनसीईआरटी पर लाइनें लिखी हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एनसीईआरटी पर लाइनें जो लिखी हैं उसको हम पढ़ेंगे, अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन भी करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर हम बल्क ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, किसकी, बल्क ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। अब दोनों टाइप मैं बताऊं उससे पहले मैं डायग्राम समझाना चाहता हूं आपको, क्या समझाना चाहता हूं, डायग्राम। सपोज दैट ये एक मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई, ध्यान से समझना मेरी बात को। अच्छा ये जो सेल मेम्ब्रेन में बना रहा हूं ये स्टेप वाइज बन रही है, कैसे बन रही है ध्यान से समझना। सपोज दैट एक ये मैंने क्या बना दी, ये एक सेल बना दी, ये मैंने क्या बना दी, सेल बना दी। अब मैंने कहा कि इसमें 2 तरीके की कंडीशन है, हो सकता है कि किसी चीज को अंदर भेजा जा सके, या मैं कह सकता हूं हो सकता है कोई चीज अंदर भेजी जा रही हो, या मैं कह सकता हूं कि कोई चीज बाहर भेजी जा रही हो, सेल से बाहर भेजी जा रही हो, 2 चीजें हो सकती हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, अगर मैं सेल के साइटोप्लाज्म से किसी चीज को बाहर भेज रहा हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चा, मैं इसको बोलूंगा एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलूंगा, एक्सोसाइटोसिस। और अगर मैं कोई किसी भी चीज को अंदर भेजना चाहता हूं, किसी भी चीज को मैं क्या करना चाहता हूं, अगर मैं इसके अंदर भेजना चाहता हूं तो मैं कहूंगा ये एंडोसाइटोसिस हो रही है। क्या हो रही है, एंडोसाइटोसिस हो रही है। तो ये 2 तरीके के बल्क ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अब ये दोनों कैसे होते हैं इसका भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं डायग्राम बनाकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक बार मैं इसको हटाता हूं, इसको हटाकर फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब हमने देखा कि पहले हम इस चीज को समझते हैं कि एंडोसाइटोसिस कैसे होती होगी। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है क्या, कि हम सेल के अंदर किसी चीज को भेजना चाह रहे हैं, तो वो कैसे जाता होगा। सपोज दैट ये एक सेल मेम्ब्रेन है, सपोज दैट ये क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या पड़ा हुआ है, ये इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर फूड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, सपोज दैट ये एक फूड पड़ा हुआ है। अब इसको मुझे अंदर ले जाना है, इसको कहां पर ले जाना है, इसको अंदर ले जाना है बल्क ट्रांसपोर्ट से। तो ये कैसे होगा, अब देखना ये कैसे होगा, इसकी पूरी स्ट्रक्चर में बनाता हूं। सबसे पहले हमारी सेल मेम्ब्रेन सिंपल फॉर्म में रहेगी, फिर ये सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा इस तरह करके ये इस तरह फोल्ड होने लगेगी। फोल्ड होते होते क्या होगा कि भैया ये जो फूड है ना, ये फूड इसके अंदर आएगा। ये फूड कहां पर आएगा, इसके अंदर आएगा। अब ये वाला जो फूड है इसके अंदर पूरा इकट्ठा हो जाएगा। ये इसके अंदर वेसिकल फॉर्म में, एक वेसिकल फॉर्म बनने वाली है, बनी नहीं है, इसमें इकट्ठा हो गया। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये आगे कंटिन्यू होगी ऐसे ही, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन आगे कंटिन्यू होगी और ये धीरे धीरे क्लोज होने लगेगी। क्या होने लगेगी, धीरे धीरे ऐसे करके धीरे धीरे ये क्लोज होकर एकदम से अब आगे यही वेसिकल फॉर्म बनकर बाहर अंदर चला आएगा। और ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा फूड वाला हिस्सा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है फूड। क्या है बच्चा, इसके अंदर है फूड। और ये जो वेसिकल है ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि फैन बंद करना पड़ता है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस बात से आपको भी, बट चेहरा मेरा नहीं देखना है आपको, क्या देखना है, जो चीजें पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई क्या, सबसे पहले क्या हुआ, फूड सेल मेम्ब्रेन के बाहर था।
वो फूड सेल मेम्ब्रेन के टच में आया तो सेल मेम्ब्रेन ने अपने आप को फोल्ड किया। ध्यान से डायग्राम समझते जाना। सेल मेम्ब्रेन ने अपने आप को फोल्ड किया। अभी भी ये फूड कहां पर है? अभी भी ये फूड इसके अंदर है। ये देखो अब इसके अंदर फूड आ गया। फिर धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, अपने आप को जो फोल्ड किया था अपने आप को ज्वाइंट करके काट दिया और वो चीज कहां पर आ गई? अंदर आ गई। कहां पर आ गई? मैं कहूंगा इन साइटोप्लाज्म में आ गई। इन साइटोप्लाज्म में आ गई। कहां पर आ गई बच्चा? इन साइटोप्लाज्म में आ गई और ये आउटर पार्ट से आई है। इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस समझ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई। लेकिन एक्सोसाइटोसिस क्या होती है सर? तो देखो कुछ वेस्ट वगैरह जैसे बनता है क्या। अब देखो इसको और अच्छे से हम समझेंगे। अब दूसरा वाला जो टाइप था वो था एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस सर ये एक्सोसाइटोसिस कैसे होती होगी? तो देखो जैसे सपोज दैट कोई सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? कोई सेल मेम्ब्रेन है। ये मैंने क्या बना दी? सिंपल सी एक सेल मेम्ब्रेन बना दी। ध्यान से समझना, ये सेल मेम्ब्रेन मैंने बना दी। यहां पर मैं कह रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब इन साइटोप्लाज्म में एक कुछ वेस्ट है जो क्या हो गया है? इकट्ठा हो गया है। तो अब ये करेगा क्या? पार्ट वाइज चीजों को समझना। ये पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने बताया। अब ये क्या करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ेगा। ये होगा क्या? ये सेल मेम्ब्रेन से ये जो वेस्ट है, ये जो वेस्ट था ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ गया। ये जो वेस्ट है ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ गया। अब सेल मेम्ब्रेन से जुड़ने के बाद फिर से इसकी वेसिकल फॉर्म बनेगी। थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन अपने आप को ओपन करेगी। ऐसे करके अब सेल मेम्ब्रेन अपने आप को क्या करेगी? ओपन करेगी। अब ये जो वेस्ट है ना, ये जो वेस्ट था अब ये आउटर पार्ट में बाहर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो बल्क ट्रांसपोर्ट के दो पार्ट हमने पढ़े, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। दोनों आपको समझ में भी आए होंगे। आए हैं क्या? हाँ सर आए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आए हैं। चलो ठीक है, फिर अच्छी बात है अगर आए हैं। अब आगे बढ़े क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं एंडोसाइटोसिस के भी पार्ट। हाँ होते हैं एंडोसाइटोसिस के भी पार्ट। बहुत प्यारी सी बात बताने वाला हूं आपको मैं। अगर हम एंडोसाइटोसिस के पार्ट की बात करते हैं तो यहां पर हम दो चीजों की बात करते हैं कि अगर सेल किसी फूड को ले रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर तुम फूड खा रहे हो तो मैं कहूंगा तुम जैसे कुछ सॉलिड फॉर्म खा रहे हो तो मैं उसको कहूंगा भाई तुम कुछ चीजें खा रहे हो, या तो मैं कहूंगा कि तुम खाना खा रहे हो। अभी अगर तुम जूस वगैरह पी रहे हो या पानी पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, तो मैं कहूंगा कि तुम अभी ड्रिंकिंग कर रहे हो। कहूंगा कि नहीं कहूंगा? तो इसी तरह जो एंडोसाइटोसिस है उसकी दो पार्ट बने जिनमें से पहले पार्ट का नाम क्या आता है? फेगोसाइटोसिस। फेगो एंडोसाइटोसिस क्या आता है? फेगो एंडोसाइटोसिस। तो अगर सेल क्या करे? सेल ईटिंग करे, मतलब कुछ सॉलिड फॉर्म में अंदर ले रही है। किस फॉर्म में ले रही है बच्चा? एक बार मुझे हाइलाइटर लेने दो। हाँ चलो, अगर सेल कुछ सॉलिड फॉर्म में अपने अंदर चीजें ले जा रही है तो मैं कहूंगा कि इस समय सेल क्या कर रही है? ईटिंग कर रही है। क्या कर रही है बच्चा? ईटिंग कर रही है। ठीक है, सेल क्या कर रही है बच्चा? ईटिंग कर रही है। ठीक है, एक मिनट पहले मैं पसीना पोंछता हूं, बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, एक मिनट का समय चाहिए बस मुझे। कुछ है क्या रिचा? तो कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि जो फेगोसाइटोसिस, फेगो एंडोसाइटोसिस होती है जब सेल सॉलिड फॉर्म में चीजों को अपने अंदर करता है तो हम कहेंगे सेल क्या कर रहा है? ईटिंग कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं फेगो एंडोसाइटोसिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इसका सेकंड वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फिनो एंडोसाइटोसिस। तो फिनो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि इस दौरान सेल लिक्विड फॉर्म में अंदर कुछ चीजें ले रहा है और इसीलिए हम कहेंगे कि सेल ड्रिंकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ड्रिंकिंग कर रहा है। ये लिक्विड फॉर्म में जब चीजों को एंटर करता है तो इसको हम कहेंगे सेल ड्रिंकिंग कर रहा है और इसी को हम कहते हैं फिनो एंडोसाइटोसिस। समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं इस स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट को। हमने दो तरीके के ट्रांसपोर्ट देखे, एक बल्क ट्रांसपोर्ट था और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं, बल्क को हमने पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। अगर हम स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं ना बच्चा, तो यहां पर एक चीज का ध्यान देना कि हम नॉन पोलर और पोलर चीजों, मतलब नॉन पोलर या पोलर सबस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सर ये नॉन पोलर पोलर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। चलो आप समझाता हूं, फिर समझो, आ जाओ इधर आओ। देखो ये मैंने हेड बनाया किसका?
फॉस्फोलिपिड का। और ये मैंने कौन सा पार्ट बनाया, ये मैंने टेल वाला पार्ट बनाया। अब एक बार मैं और बढ़िया तरीके से समझाता हूं आपको। ये मैंने जो बनाया है ये हेड वाला पार्ट है, और जो ये मैंने बनाया है ये टेल वाला पार्ट है। हमको पता है जो हेड वाला पार्ट है ये पोलर होता है। कैसा होता है, पोलर होता है। और जो टेल वाला पार्ट होता है ये नॉन पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आपको पता है जो पोलर वाला पार्ट है इसको H2O से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि नॉन पोलर वाला जो पार्ट है इसको H2O से प्रॉब्लम है, ये H2O से नफरत करता है। जबकि पोलर वाला पार्ट H2O लविंग है। इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ। तो इसीलिए हमने दो तरीके के ट्रांसपोर्ट बनाए। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हमने पढ़ा इस सेल मेम्ब्रेन में ऊपर और नीचे तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेंगे, हेड वाले पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। कौन से वाले पार्ट देखने के लिए मिलेंगे, ये हमने हेड वाले पार्ट बना दिए। ऊपर और नीचे कौन से पार्ट बना दिए, हेड वाले। जबकि सेंटर में हमको टेल वाला पार्ट देखने के लिए मिल रहा है। यानी हम दो तरीके की चीजें देखेंगे, एक जो हेड वाले पार्ट से आसानी से कोई दिक्कत नहीं है हेड वाले पार्ट को, एक जो टेल वाले पार्ट को कोई दिक्कत नहीं है। अब टेल वाले पार्ट को दिक्कत किससे है, पानी से। किससे दिक्कत है, पानी से। तो हमने क्या कहा कि जब स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे हैं तो इस स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में हम दो चीजों के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक नॉन पोलर, एक पोलर। मतलब नॉन पोलर वाला जो होगा वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। क्यों सर, क्योंकि ऊपर वाला पोलर वाले को तो दिक्कत है ही नहीं है, नॉन पोलर वाले को भी नहीं है। जबकि जो हम पोलर वाले पढ़ेंगे ना, तो जब हम पोलर वाले सबस्टेंस पढ़ेंगे, देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूं फॉर नॉन पोलर सबस्टेंस, स्पेसिफिक वाले में क्या पढ़ा रहा हूं, फॉर नॉन पोलर सबस्टेंस। मतलब अभी बच्चा हम पढ़ रहे हैं कि अगर नॉन पोलर है ना तो वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। मतलब कोई भी सबस्टेंस ऊपर, सपोज दैट कि ऊपर कोई भी सबस्टेंस है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, पर कलर चेंज करता हूं तो और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो हाँ, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं नॉन पोलर सबस्टेंस। नॉन पोलर सबस्टेंस NPS मैंने लिखा है। अगर नॉन पोलर सबस्टेंस है तो समझना, दोनों में फर्क समझना, तो ये आराम से बढ़िया से इन मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए आ सकता है। लेकिन अगर ये पोलर सबस्टेंस होता तो ये ऐसे क्रॉस नहीं कर पाता, फिर वो चैनल और पंप वाला कॉन्सेप्ट आता। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन पोलर सबस्टेंस पढ़ रहे हैं। मतलब मैं ये बात बताना चाह रहा हूं आपको बच्चा कि डायरेक्ट चीजें मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगी। डायरेक्ट चीजें क्या कर जाएंगी, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगी फॉर नॉन पोलर सबस्टेंस या गैस के लिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, लाइनों को समझते हैं NCERT की। ठीक है, अगर हम फॉर नॉन पोलर सबस्टेंस बोलते हैं तो इनमें पहला सबस्टेंस की बात करेंगे गैस की। अब गैस जैसे है, सपोज दैट कोई भी गैस है, उसको अंदर आना है, उसको सेल के अंदर आना है। अब देखो समझना थोड़ा सा, इधर देखो, अगर एक गैस है, मैंने एक सेल बनाई, पहले सपोज दैट मैं एक सेल बनाऊंगा। सबसे पहले एक मैंने ये क्या बना दी, ये मैंने एक सेल बना दी। अब ये मैंने गैस बना दी, ये मैंने गैस के पार्टिकल बनाए हैं, ये मैं कह रहा हूं गैस है, ये क्या है, गैस है। सपोज दैट इसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आना है, तो ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर हम बात करते हैं कि भैया ये जो बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के जरिए ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, तो भैया सिंपल प्रोसेस, और सिंपल प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। सर ये डिफ्यूजन क्या होता है, सर अपने को तो डिफ्यूजन ही नहीं आता। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, जब सिंपल तरीके से बिना एनर्जी के, बिना पंप और चैनल के कोई भी चीज ऊपर से नीचे, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सिंपल ट्रांसपोर्टेशन। अब बाहर क्या होगी, जो गैस है ना ज्यादा है, बाहर गैस क्या है, ज्यादा है, और अंदर गैस क्या है, कम है। तो यानी ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बिना चैनल और प्रोटीन के और बिना एटीपी के, तो हम कहेंगे सिंपल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ये बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल ट्रांसपोर्टेशन क्रॉस करती है, और साथ ही साथ में डायरेक्शन क्या होगी सर, तो ज्यादा से कम की तरफ, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, भाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या समझ में आया क्या इतना? हाँ सर बहुत आसान था, ये तो समझना बहुत आसान था। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब हम बात करने वाले हैं H2O की। सर H2O तो ये नॉन पोलर को कैसे क्रॉस कर जाएगा, आप सही सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं। ये मैं एक मेम्ब्रेन बनाता हूं, ध्यान से। ये मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई, मैंने कहा ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना,
ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नॉन पोलर है। ये क्या है? नॉन पोलर है, सॉरी ऊपर वाला पार्ट पोलर है, और जबकि ये टेल वाला पार्ट क्या होता है? नॉन पोलर होता है। और इसको भी बना लेते हैं, थोड़ा सा एक बार बना लेते हैं तो समझ में चीजें अच्छी तरीके से आएंगे। हाँ, ये बना लिया हमने। तो सर हमें पता है कि जो ऊपर वाला हेड पार्ट होता है ये पोलर होता है, जबकि जो सेंटर वाला पार्ट होता है नॉन पोलर होता है। और ये जो H2O है सर आपने बताया है कि ये जो टेल पार्ट है ना, ये जो टेल पार्ट है आपने बताया है ये H2O से प्यार नहीं करता, इसको H2O चाहिए ही नहीं। तो सर ये H2O कैसे क्रॉस कर जाएगा मेम्ब्रेन को? तो सर H2O मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, लेकिन हाँ बहुत ही कम मात्रा में ये H2O जो होता है ना, बहुत ही कम मात्रा में H2O इसको चीरते फाड़ते आ ही जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब ये है कि H2O की कंसंट्रेशन बाहर हाई है और अंदर क्या होगी? लो होगी। आना इसको बहुत सारा चाहिए था, लेकिन आएगा बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि भैया बीच वाला पार्ट ना नॉन पोलर है, वो H2O को प्यार नहीं कर रहा है, वो H2O को आने नहीं दे रहा, लेकिन तब भी H2O जबरदस्ती आ जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो H2O किस प्रोसेस से आता है? सिंपल डिफ्यूजन से आता है। यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिखा हुआ है, इसको फैसिलिटेट से भी आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये नॉन पोलर के लिए सिंपल डिफ्यूजन से आता है। कैसे आता है सिंपल डिफ्यूजन? सर डायरेक्शन क्या होती होगी भाई? हाई टू लो। यहाँ पर डायरेक्शन भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन लिखा है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। समझ में आ गया क्या? आ गया सर। अब आगे बढ़ते हैं, लिपिड की बात करते हैं। तो अब लिपिड, अच्छा मेम्ब्रेन ही लिपिड से बनी हुई है, आपको पता ही है फास्फोलिपिड से बनी हुई है। तो जो चीज जिससे बनी हुई है उसको क्रॉस करने में क्या ही दिक्कत हो सकती है? ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दी, इसको मैंने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और मैंने कहा ये बनी किससे हुई है? ये लिपिड से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? लिपिड से बनी हुई है। अब बाहर भी लिपिड है, लिपिड अंदर आना चाह रहा है कंसंट्रेशन के हिसाब से कि बाहर लिपिड ज्यादा है, यहाँ पर मैं कहूंगा ये लिपिड कैसी है? यहाँ पर ज्यादा होगी, और यहाँ पर ये लिपिड कम है। तो भैया आराम से कुत्ते फांदे डांस करते हुए अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लिपिड से ही तो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, और लिपिड को ही आने में क्या दिक्कत हो सकती है? बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चला आएगा। तो बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन डायरेक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर, और कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब भी सिंपल डिफ्यूजन की बात होती है मेरे भाई, तो इस बात को तुझे समझना पड़ेगा कि जब भी सिंपल डिफ्यूजन की बात हो तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में आया क्या? आ गया सर। आगे बढ़े, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर पोलर के लिए। किसके लिए? पोलर के लिए। अब देखो, अगर हम पोलर के लिए पढ़ने वाले तो नॉन पोलर को ये पसंद नहीं है। पोलर वाला कहता है ठीक है, अगर नॉन पोलर को पढ़ते हो मुझे भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे नॉन पोलर के साथ। लेकिन पोलर वाला पार्ट जब हम पढ़ते हैं ना तो नॉन पोलर वाले को दिक्कत है। मतलब मेरी बात ध्यान से समझना, पहले कॉन्सेप्ट है समझा रहा हूं। ये मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई हुई है, यहाँ पर मैंने हेड पार्ट बनाए हैं, यहाँ पर मैंने टेल पार्ट बनाए हैं, ये मैंने टेल पार्ट बना दिए। इसको मैं बोलता हूँ पोलर, इसको मैं बोलता हूँ पोलर। कॉन्सेप्ट है बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसको मैं बोलता हूँ नॉन पोलर। तो जब हमने नॉन पोलर वाले सभी स्टोन्स पढ़े तो पोलर वाले ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम पोलर पढ़ रहे हैं तो नॉन पोलर वाला कह रहा है मुझे दिक्कत है, मैं कोई भी चीज को अब ऐसे ही नहीं आने दूंगा, मैं आने ही नहीं दूंगा। तब तो भैया पोलर वाले को एक पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए। तब क्या चाहिए? पोलर वाले को पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए। अब पोलर वाले को सिस्टम में क्या दिया गया? क्या दिया गया? याद आ रहा है क्या कुछ? चैनल और पंप। क्या दिया गया बच्चा? चैनल और पंप दिए गए। तो जब हम क्या पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं पोलर वाला कॉन्सेप्ट, तो पोलर वाले कॉन्सेप्ट में क्या दिए गए? जैसे पोलर में होता किसका किसका है ट्रांसपोर्टेशन, पहले ये देख लो, ग्लूकोज फ्रक्टोज का और कुछ आयंस का, जैसे Na+Cl+ का। अब इनके लिए हमें नीड पड़ती है किसकी? इनके लिए हमें नीड पड़ती है चैनल और पंप की। किसकी नीड पड़ती है? चैनल और पंप की। अब तुमने दो चीजें यहाँ पर देखी, ग्लूकोज फ्रक्टेज वगैरह, जो फ्रक्टोज वगैरह होता है ये क्या रहता है? ये अनचार्ज है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन Na+ जैसे हो गया, Cl- जैसे हो गया, इनके ऊपर चार्ज रहता है, जिसे हम बोलते हैं कि भैया ये कैटायन और एनायन, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज हो सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर आती है।
जब भी हम पोलर की बात करते हैं तो डायरेक्ट कोई भी चीज क्रॉस नहीं कर पाएगी मेम्ब्रेन को। यहाँ पर हमें जरूरत होगी पूरे के पूरे सिस्टम की, और सिस्टम में क्या क्या आते हैं, चैनल और पंप। ठीक है, तो अब चैनल और पंप की अगर हम बात करते हैं, क्या करते हैं, चैनल और पंप की बात करते हैं, तो जो चैनल से चीजें हों उनको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, और जो चैनल की जिनको जरूरत हो उनको हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेस से चीजें हो रही हैं, और जिनको पंप की जरूरत हो उसको हम कहते हैं कि एक्टिव प्रोसेस के जरिए चीजें हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, एक्टिव प्रोसेस। मैं ये फिर से रिपीट करता हूं चीजों को। हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट इन नॉन पोलर और पोलर दोनों होता है। नॉन पोलर सिंपल डिफ्यूजन के जरिए हो जाता है, लेकिन जब हम पोलर पढ़ते हैं तो डायरेक्ट चीजें क्रॉस नहीं हो सकती हैं। उस दौरान हमें पूरे के पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सिस्टम में क्या आता है, चैनल और पंप आते हैं। जो चैनल होते हैं ना, उनके लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए हम कहते हैं कि भैया इसको हम पैसिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जबकि पंप को एटीपी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं, कैसे देखेंगे आज भाई। पहले हम क्या बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने एक बना दी, क्या, सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने क्या बना दी, एक सेल मेम्ब्रेन बना दी। अब हमें पता है कि इस सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। सपोज दैट ऊपर कोई सबस्टेंस है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये सबस्टेंस यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब ये डायरेक्ट तो इसको क्रॉस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये पोलर सबस्टेंस है। हम पोलर पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं क्रॉस कर पाएगा। तब ये कैसे क्रॉस करेगा, तब होता क्या है, इनमें क्या पाए जाते हैं, पंप पाए जाते हैं, पंप। और ये मैंने क्या बना दिया, पंप बना दिया। ये मैंने एक पंप सिस्टम बना दिया। ये क्या है, ये पंप है। अब ये जो सबस्टेंस है ना, जो सामने आपको दिख रहा होगा, ये जो सबस्टेंस है ये पंप के थ्रू अंदर आएगा। सर पंप के थ्रू कैसे आएगा, ये पंप को रिसीव करेगा, पंप इसको रिसीव कर देगा, और इसको रिसीव करने के बाद इसको पंप कर दिया जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम एक्टिव प्रोसेस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक्टिव प्रोसेस पढ़ते हैं, तो एक्टिव प्रोसेस में सबस्टेंस का जो कंसंट्रेशन रहता है वो बाहर लो रहता है। कैसा रहता है, बाहर लो रहता है, जबकि अंदर ये चीज क्या रहती है, हाई रहती है। क्या रहती है बच्चा, अंदर ये चीज हाई रहती है। बाहर लो देखने के लिए मिलेगा और अंदर हाई देखने के लिए मिलेगा। अब लो से हाई मतलब जो एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है, ये लो टू हाई हो रहा है। कहां पर हो रहा है बच्चा, लो टू हाई हो रहा है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक साइकिल ली है, अब तुमको चढ़ाई को चढ़ाना है, क्योंकि तुम लो में हो और तुमको हाई में जाना है। तुम पूरी की पूरी एक चढ़ाई चढ़ा रहे होगे, उस दौरान तुम्हारी मोर देन एनर्जी खर्च हो जाएगी, तुम्हें मोर देन एनर्जी की नीड पड़ेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्टिव प्रोसेस में ना यहाँ पर नीड पड़ती है एटीपी की। यहाँ पर नीड पड़ती है किसकी, एटीपी की। क्यों पड़ती है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन लो टू हाई होती है। कैसी होती है बच्चा, इनकी कंसंट्रेशन लो टू हाई होती है और पंप के थ्रू होती है। मतलब पंप कर दिया जाता है, जबरदस्ती पकड़ के पंप कर दिया जाता है। कितनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। किसकी बात करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये हाई टू लो होता है, पहली बात। ये हाई टू लो होता है, ये तो पहली बात, ये हाई टू लो होता है। अगर ये हाई टू लो हो रहा है मतलब इसमें नो नीड एनर्जी, मैं यहां पर लिखता हूं नो नीड एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी है। इनमें कोई भी जरूरत नहीं है एटीपी की। क्यों, क्योंकि ये हाई टू लो हो रहा है, आराम से हो जाएगा। लेकिन क्या सर इस बार मेम्ब्रेन क्रॉस होगा क्या, ये आपने क्या बनाई थी, ये आपने एक मेम्ब्रेन बना दी, ये मैंने एक मेम्ब्रेन बना दी पूरी की पूरी। क्या सर इस बार जो सबस्टेंस ऊपर होगा, ये सबस्टेंस है, क्या इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा क्या, नहीं। इस बार भी ये सबस्टेंस मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं करेगा। उसका रीजन है कि ये नॉन पोलर सबस्टेंस है। ये कैसा है, ये नॉन पोलर सबस्टेंस, ये डायरेक्ट ये पोलर सबस्टेंस है, और पोलर सबस्टेंस डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते, केवल नॉन पोलर कर सकते हैं। तो सर इनमें कौन सा सिस्टम पाया जाएगा, तो इनमें क्या पाए जाते हैं, चैनल पाए जाते हैं, प्रोटीन के बने हुए चैनल। अब इन चैनल के थ्रू ये क्रॉस कर जाएगा आसानी से, और इनमें एटीपी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब हम एक्टिव प्रोसेस की बात करते हैं तो जो एक्टिव प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे इस चीज को। जो एक्टिव प्रोसेस होती है ये लो कंसंट्रेशन से कहां पर होती है? हाई कंसंट्रेशन होती है। जबकि जो पैसिव प्रोसेस होती है ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। क्या ये बातें समझ में आई गई क्या? अगर ये लो टू हाई हो रही है मतलब यहां पर एटीपी की नीड होती है। किसकी होती है? एटीपी की नीड होती है। और पैसिव प्रोसेस में एटीपी की नीड नहीं होती है। क्या बच्चियां समझ में आ रही है क्या सर? आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। अच्छी बात है कि आपको आ रही है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पंप का एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, पंप का एक बहुत ही बेहतरीन सा एक एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा बच्चा? सोडियम पोटेशियम पंप, बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। और इसी तरह चैनल का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है Na+ और K+ चैनल। कौन सा चैनल? Na+ और K+ चैनल हो जाता है। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल। क्या इतनी बातें समझ में आ गई क्या? हाँ सर, इतनी बातें आ गई, अच्छे से आ रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अदर रोल देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के। अदर रोल जैसे हो सकते हैं ग्रोथ में और एंडोसाइटोसिस, मैंने बताया ही। सिक्रेशन का मतलब क्या होता है? सिक्रेशन का मतलब होता है एक्जोसाइटोसिस, मतलब वेस्टेज को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? सिक्रेशन कहलाता है। सेल इंटरेक्शन में यानी सेल जंक्शन में, सर इसका मतलब तो नहीं समझ में आ रहा। चलो हाँ, तो इसका मतलब तो भाई समझाना ही पड़ेगा। अब कुछ चीजें तो भाई समझानी पड़ेगी ना। पेन ले लेते हैं एक बार। कहाँ गया भाई? ये आ गया, आ जाओ। अब आ जाओ, समझते हैं। सपोज दैट एक ये मैंने क्या बना दी? सेल मेम्ब्रेन। देखो ये मैंने क्या बना दी? इस तरह की सेल मेम्ब्रेन। सर आपने ऐसे क्यों बनाई सेल मेम्ब्रेन? क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ कि सेल इंटरेक्शन कैसे होता है। जब दो सेल को जुड़ना होता है ना, तो सेल मेम्ब्रेन इस फॉर्म में आ जाती है। ये मैंने क्या बना दी है? ये मैंने बना दी सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने क्या बना रखी है? सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इस फॉर्म में आ गया। दूसरी सेल से सपोज दैट इसको जुड़ना है तो ये क्या करेगा? दूसरी सेल से ऐसे ही इसी फॉर्म में यूं करके ये दूसरी सेल से ऐसे ही जुड़ने लगेगी। ये देखो, ये दूसरी सेल से जुड़ गया। और ये जो बाहर की स्ट्रक्चर ये दिख रही है, ये भी क्या है? ये भी सेल मेम्ब्रेन है। इसी को हम बोलते हैं सेल जंक्शन या सेल इंटरेक्शन। बताइए समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई, ये भी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडल के बारे में। किसके बारे में? मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मॉडल के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले इस चीज को समझो, हम मॉडल ही क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि अब हमें इस बात की जरूरत है कि हमें समझाना है कि जो लिपिड है और जो प्रोटीन है उनका अरेंजमेंट कैसे होता है मेम्ब्रेन पर। सर जो सेल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा रखा है, क्या ये मॉडल उसी से मिलता जुलता है क्या? बिल्कुल। पहले ही मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सॉरी पढ़ा दिया है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो हमने स्ट्रक्चर देख रखा है ना, वही एक्चुअल में मॉडल है। ये मॉडल क्या बताएगा? ये मॉडल आपको ये बताता है कि जो लिपिड है और जो प्रोटीन है इनका अरेंजमेंट कैसे होता होगा सेल मेम्ब्रेन के साथ। यानी सेल मेम्ब्रेन में इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। सर एक बार रिवीजन करवा देंगे क्या? करवा दूंगा, बिल्कुल करवा देता हूँ, ठीक है। तो पहले मॉडल की बात करते हैं। तो एक मॉडल, पहले मॉडल आया सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल का मतलब ये है कि ऊपर लिपिड, नीचे लिपिड, और सैंडविच में जो तुम बढ़िया मस्त सा मसाला सा लगाते हो ना, वो क्या है? प्रोटीन। क्या बच्चा? प्रोटीन है। सैंडविच मॉडल को दिया किसने था? सैंडविच मॉडल को डेनियल और डेविसन ने दिया था। फिर इसके बाद एक मॉडल और आया जिसे हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या बोलते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? सर पूछे जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पूछे जाते, कभी नहीं पूछे जाते। ये सब एक एनसीईआरटी पर है भी नहीं अपने। जो मॉडल तुमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना सर, मोज़ेक मॉडल जो है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो भी बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन आप लोग सही कर लीजिएगा इसमें। तो सर ये क्या है? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। सर आपने इसको तो बहुत बार पढ़ा दिया। हाँ एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आ जाओ फिर से रिपीट करते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, ध्यान से समझना इस स्ट्रक्चर को। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं हुआ, तो इस स्ट्रक्चर में हमें यह पता चला कि लिपिड और प्रोटीन कैसे अरेंजमेंट है। अभी तक आपने देख ही लिया कि जो लिपिड होती है वो बाइलेयर में होती है, और जो प्रोटीन होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक ये जो बाहर वाली प्रोटीन देखने के लिए मिल रही है आपको, एक ये जो आपको, एक मिनट इसको मैं देखता हूँ, हाँ, एक ये जो बाहर वाली प्रोटीन आपको देखने के लिए मिल रही है, ये वाली प्रोटीन, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये चीज, एक ये जो बाहर वाली प्रोटीन देखने के लिए मिल रही है। एक तो ये बात हो गई कि हाँ सर ये बाहर वाली प्रोटीन देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। एक बार मैं इधर हो जाता हूँ चीजों को, ठीक है, ये इधर हो गया,
ठीक, तो एक बार अगर हम देखते हैं तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, जो सरफेस एरिया पर देखने के लिए मिल रही है, और प्रोटीन ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो बीच में बाइलेयर के बीच में पाई जा रही है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। एक ये वाली प्रोटीन हो गई। तो अगर हम इनका अरेंजमेंट देखें तो जो फॉस्फोलिपिड है उसकी बाइलेयर पाई जाती है, उसमें चैनल और पंप पाए जाते हैं। ये हमने क्या बना दिया चैनल, ये हमने क्या बना दिया पंप। इनमें जो प्रोटीन होती है वो सरफेस एरिया पर अगर है तो हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, और अगर वो दोनों के बीच में फंसी हुई है तो हम कहेंगे उसको क्या, उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, तो आप वहां से भी जाके अच्छे तरीके से लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और हम इस मॉडल की बात करेंगे। इस मॉडल ने क्या बताया, तो देखो इस मॉडल ने जो भी बताया हो, मैंने सामने चीजें लिख दी हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं, मैं समझा रहा हूं, उनको समझिएगा ध्यान से। इस मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती है ये मूव कर सकती है, मतलब ये जो आपको प्रोटीन दिख रही है यहाँ पर, ये मूव कर सकती है। जैसे सपोज दैट ये सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान समझना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ऊपर वाली प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में मूव कर सकती है। साथ ही साथ में जैसे सपोज दैट ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बीच में प्रोटीन फंसी हुई है, ये बीच में प्रोटीन फंसी हुई है, तो ये प्रोटीन ऐसे बाइलेयर में मूव कर सकती है, ये प्रोटीन ऐसे बाइलेयर के अंदर भी मूव कर सकती है। मतलब जो इंटीग्रल प्रोटीन आपको दिख रही है, ये बाइलेयर, किसकी बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, उसमें ये मूव कर सकती है। इस बात को किसने बताया, इस बात को इस मॉडल ने बताया। बताइए समझ में आ गई। इस मॉडल में लिखी हुई बातें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। ये सामने एनसीईआरटी आ गई आपके, दिख रही है कि नहीं दिख रही है एनसीईआरटी? हाँ सब दिख रही है एनसीईआरटी। आज हम पढ़ते हैं फिर एनसीईआरटी को, ठीक है। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो यहाँ से हम पढ़ना ही स्टार्ट करेंगे बाबू, कि अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो अगर सबसे पहले मॉडल की बात की जाए तो वो तो सैंडविच वगैरह था ही, ठीक है, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, है भी नहीं। इसमें जो मॉडल दिया गया, इसमें कह रहा है मोर एक्सेप्टेड मॉडल जो था वो था फ्लूइड मोजिक मॉडल, ठीक है। इसको दिया किसने था, इसको दिया था सिंगर और निकोलसन ने। किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। कब दिया था सर, 1972 पर दिया था। कब दिया था बच्चा, 1972 पर दिया था। इसमें लिखा हुआ है बच्चा कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यह मॉडल एक्सप्लेन करता है कि जो लिपिड हैं और लिपिड के अंदर मौजूद जो इंटीग्रल प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन। ये मार्करवा कहां गायब हो जा रहा है, और ये आ गया, ठीक है। चलो, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं ये मूव करती हैं इस बाइलेयर में। कहां पर मूव करती हैं, इस बाइलेयर में। इस बात को कौन बता रहा है, ये मॉडल बता रहा है। इतनी बतिया समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया इंपॉर्टेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो किस किस काम में आती है, ग्रोथ में आती है, सर आपने बताया था। सर ये फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन भी बनाती है क्या, मैंने बताया अभी भी जस्ट एक्सप्लेन किया कैसे जंक्शन बनाती है। सर ये सिक्रेशन भी करती है क्या, हाँ सिक्रेशन का मतलब होता है एक्जोसाइटोसिस। क्या मतलब होता है, एक्जोसाइटोसिस। और ये एंडोसाइटोसिस भी करती है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में लिखवा दी है। तो जो नोट्स आपको लिखवाई जाती हैं एनसीईआरटी की, हर एक लाइन उसमें है, नीट में पूछा गया हर एक क्वेश्चन उसमें है, और बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, उनको हल्के में अपने को नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखा गया कि भैया मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है सेल मेम्ब्रेन का, यहाँ पर लिखा गया कि मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि भैया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसका क्या हो जाता है, मेन वर्क, यानी मेन रोल या मेन इंपॉर्टेंस है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव का मतलब इसको पता है इसको किसको अंदर ले जाना है, किसको अंदर नहीं ले जाना है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये पैसिव प्रोसेस द्वारा हो सकता है, ये ऑस्मोसिस द्वारा हो सकता है, और ये एक्टिव प्रोसेस द्वारा हो सकता है। पैसिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। ऑस्मोसिस का जो वो है, ऑस्मोसिस एक तरीके का डिफ्यूजन होता है। ध्यान से मेरी बात को समझना, आ जाओ ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको ये ऑस्मोसिस वाला डाउट हट जाए, ठीक है। ये हाँ आ जाओ, अब हम थोड़ा सा ऑस्मोसिस को समझ लेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ ताकि आप ऑस्मोसिस को समझ सकें। देखना, ध्यान समझना मेरी बात को। अगर एक मैंने क्या बना दी है, एक मैंने ये इधर लेयर बना दी,
इधर मैंने क्या कहा, ये पूरा एक बॉक्स मैंने तैयार कर दिया, पूरा बॉक्स तैयार कर दिया। मैंने कहा इस बॉक्स में ये सब भरा हुआ है, जो भरा हुआ है ये सब क्या है, O2 है। ये क्या है, O2 है। और इधर मैंने सॉल्यूट भर दिए कुछ। सॉल्यूट में कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट में कुछ भी हो सकता है। ये मैंने क्या डाल दिया इधर, सॉल्यूट। इधर मैंने ज्यादा सॉल्यूट डाले हैं और इधर मैंने कम सॉल्यूट डाले हैं। इधर मैंने ज्यादा सॉल्यूट डाले हैं और इधर मैंने कम सॉल्यूट डाले हैं। तो दरअसल होता क्या है, जिधर सॉल्यूट ज्यादा रहते हैं, जिधर सॉल्यूट ज्यादा रहते हैं उधर की तरफ मूव करता है क्या, उधर की तरफ वाटर मूव करता है। कौन मूव करता है, वाटर मूव करता है। क्योंकि सॉल्यूट जो होते हैं ना वो वाटर को खींचते हैं अपनी तरफ। तो आपको पता है कि ए नंबर में इनको मैं क्या लिख रहा हूं, इनको मैं सॉल्यूट लिख रहा हूं और इसको मैं वाटर लिख रहा हूं। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, वाटर लिख रहा हूं। तो क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो H2O है वो कम है और जो सॉल्यूट हैं वो ज्यादा हैं बी नंबर वाले से, इसको मैं बी नंबर लिखता हूं, इसको मैं ए नंबर लिखता हूं। यानी जो वाटर है वो किस तरफ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा B to A। किस तरफ मूव करेगा, ये मूव करेगा B to A की तरफ वाटर मूव करेगा। इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में बहुत डिटेल में पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं। और एक्टिव और पैसिव को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार एनसीईआरटी पर देख ही लें, अगर आपका मन कर रहा है तो देख लेते हैं। चलो, अगर हम पैसिव प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिव प्रोसेस में विदाउट एनी रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी, किसी भी एनर्जी की बिना आवश्यकता के बिना क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस में एनर्जी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये, ठीक है। और भी डिटेल में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। सारा का सारा पॉइंट, कितने भी पॉइंट इससे निकल के आप निकाल सकते हैं, वो सारे पॉइंट हमने पहले दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। अब हम करते हैं डीपीपी। और आज की डीपीपी मैं खुद नहीं कराने वाला हूं क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप डीपीपी करते नहीं है। फिर अगर मैं करा देता हूं तो आप उन चीजों को हल्के में ले लेते हैं, चीजें करते नहीं। एक बार डीपीपी आपको स्वयं से करनी है कि जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट में एक बार क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि हाँ सर पहले नंबर का दूसरा ऑप्शन सही है। अगर गलत होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। इससे प्रॉफिट आपका है कि आप करेंगे, आपको आंसर पता चलेंगे, आपको सोल्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये चौथा क्वेश्चन हो गया और ये लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर हो गए। इतने ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक में 5 या 6 क्वेश्चन मेन जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो पूछे गए हैं अभी तक में, वो हम कर लेते हैं। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको मजा आई होगी, आपको सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ सीखा होगा आपने यहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है तो आप कर ही देंगे अगर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तो, ठीक है। बस एक चीज मैं कहना चाहता हूँ यार कि एक बार अगर आपने पढ़ा इस लेक्चर को तो आपको कमेंट करना है, एक बार आपको ये बताना है कि चीजें कैसी लग रही हैं आपको। जब एक लेक्चर बनता है बच्चा, तो एक लेक्चर जब बनता है तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अब सपोज दैट यहाँ पर क्या है, जितनी भी चीजें हैं अपने पास, अब जैसे रहता ना कि हम लोग रात को ही लेक्चर बना सकते हैं, उस दौरान हम लोग सोचते हैं कि यार फैन ना चालू करें, उससे क्या होता है कि आप कहते हैं कि सर बारिश आ रही है यार, है ना। तो आप देख ही रहे होंगे हालत कितनी बुरी हो चुकी है, गर्मी में पूरा का पूरा भीग चुका हूँ मैं। तो यही होता है कि यार अगर लेक्चर ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, तो एक बार बताना तो आपका फर्ज बनता ही है कि एटलीस्ट हमें लेक्चर कैसे लगा। बस यही एक रेटिंग चाहिए आपसे, बाकी सब्सक्राइब लाइक की कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता होगा आप कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल को डिटेल, ठीक है। थैंक यू, बाय। देखा हजारों पहले